ओके सो हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन टू दिस अनदर ब्यूटीफुल सा वीडियो। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे लेसन 14 जो कि है स्ट्रैटेजिक एनालिसिस एंड प्लानिंग। क्या बताइए ना, स्ट्रैटेजिक एनालिसिस एंड प्लानिंग, ये है एसएम का चैप्टर। अच्छा मैं एक चीज़ बता दूं आपको, चैप्टर 12 एंड चैप्टर 13 खत्म हो चुका है ऑलरेडी, तो आप लोग वो चैप्टर ज़रूर कंप्लीट कर ले। अच्छा ये जो चैप्टर है ना, चैप्टर 14, ये बहुत बवाल चैप्टर है। क्यों बवाल चैप्टर, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। एसएम में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं इस चैप्टर में से, ठीक है, एंड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं इस चैप्टर में से। मिनिमम 5 मार्क का क्वेश्चन तो आप देख ही सकते हो इस चैप्टर में से। तो ये चैप्टर बहुत बवाल है, ठीक है। तो इसको बहुत अच्छे तरीके से करना है आपको। कैसे करेंगे हम लोग, आराम से करेंगे, कोई टेंशन नहीं लेना है। अच्छा चैप्टर का मतलब समझ में आ रहा है? स्ट्रेटेजिक एनालिसिस मतलब हम लोग, ऐसा मतलब क्या है? हाँ जी बताइए ना। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का मतलब होता है कोई भी बिजनेस करने के समय हम लोग जो स्ट्रैटेजीज अपनाते हैं फॉर मैनेजिंग द बिजनेस, उसी को कहा जाता है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। और जो सब्जेक्ट हम लोग पढ़ रहे हैं एसएम, ठीक है, इतना समझ में आ चुका है। आज का जो चैप्टर है ये है स्ट्रैटेजिक एनालिसिस, ठीक है। अपने पास बहुत सारी स्ट्रैटेजीज रहेंगे, है ना, उसको प्रॉपरली हम लोग एनालिसिस कैसे करेंगे। तो यहाँ पे बहुत सारे स्ट्रेटजीज हम लोग देखने वाले हैं, बहुत सारे एनालिसिस हम लोग देखने वाले। नॉर्मली अगर मैं बताऊँ तो बहुत सारे एनालिसिस हम लोग देखने वाले हैं, जैसे कि स्वॉट एनालिसिस, टोस एनालिसिस, ठीक है। फिर उसके बाद मैट्रिक्स देखेंगे, बहुत सारे मैट्रिक्स है जो बहुत ब्यूटीफुल एंड बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के लिए, वो सारे देखेंगे। एक एक करके करेंगे। सबसे पहले हम लोग जानेंगे भैया सिचुएशन। देखो इसका एक बार हम लोग गो थ्रू कर लेते तो आपको समझ में आ जाएगा। देखो बताए कि स्ट्रेटेजिक एनालिसिस एंड प्लानिंग इन्वॉल्व्स केयरफुल फॉर्मुलेशन ऑफ स्ट्रेटजीज। केयरफुली हम लोग फॉर्मुलेट करेंगे क्या, स्ट्रेटजीज एंड गोल्स टेकन बाय ए कंपनीज टॉप मैनेजमेंट ऑन बिहाफ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सिंपल बात, नो बकवास, ठीक है ना। अच्छा इतना समझ में आ चुका, पूरा एक बार पढ़ेंगे हम लोग। इट इज़ बेस्ड ऑन डिलिबरेशन ऑफ रिसोर्स कहाँ पे हम लोग यूटिलाइज करें, एंड एन असेसमेंट ऑफ द इंटरनल एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। असेसमेंट भी तो करना है, इंटरनल इन्वायरमेंट एक्सटर्नल इन्वायरमेंट कैसा है, क्या है, नहीं है, ये सारे असेसमेंट करना होगा हमें। विच द ऑर्गेनाइजेशन कम्पीट्स बेस्ड ऑन अ वराइटी ऑफ मॉडल्स। अब वही मॉडल्स हम लोग यहाँ पे देखने वाले, वही यहाँ पे जो मॉडल्स के बारे में बात करें ना, यही मॉडल्स हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि कौन से वैरायटी मॉडल्स है जिसके द्वारा हम लोग इंटरनल इन्वायरमेंट एक्सटर्नल इन्वायरमेंट सब कुछ एनालिसिस करते हैं। इट एम्स एट प्रोवाइडिंग ओवरऑल डायरेक्शन टू द ऑर्गेनाइजेशन एंड स्पेसिफाइंग द ऑर्गेनाइजेशंस ऑब्जेक्टिव, डेवलपिंग पॉलिसीज एंड प्लान्स डिजाइन टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव्स। चलो, and then allocating resources to implement the plans. All this requires a careful analysis of the vision, mission, objectives, goals, resources of the organization and in-depth analysis of external environment. In-depth analysis of external environment, ठीक है। चलो ये तो भैया, ये मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपको समझ में आ चुका है। क्यों एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि चैप्टर 12 एंड 13 में हम लोगों ने ये पूरा चीज़ देख कर आए हैं, है ना। तो अब हम लोग सीधा जाएंगे। सबसे पहला एनालिसिस जो अपने पास अपने को देखने को मिलता है वो है सिचुएशन एनालिसिस। सिचुएशन को कैसे एनालाइज करें, ठीक है। देखो, अ कंप्लीट सिचुएशन एनालिसिस फोकसेस ऑन 4 एरियाज। अगर अपने को ना किसी भी सिचुएशन का एनालिसिस करना है तो 4 मुख्य एरियाज है जहाँ पे अपने को बहुत ज़्यादा फोकस करना होता है। दैट इज़ नंबर 1 द प्रॉब्लम। हम जब कोई भी सिचुएशन को एनालिसिस करते हैं, व्हेन वी से देयर इज़ अ सिचुएशन ब्रो, या फिर हम लोग कहते हैं ना अपने कॉलीग्स को कि यार देयर इज़ अ सिचुएशन। अब जब कॉलीग्स को कहते हैं, किसी को कह रहे हैं हम लोग, किसी को भी कह रहे हैं देयर इज़ अ सिचुएशन। देयर इज़ अ सिचुएशन का मीनिंग क्या होता है? देयर इज़ अ सिचुएशन का मीनिंग क्या होता है? देयर इज़ अ सिचुएशन मीन्स देयर इज़ अ प्रॉब्लम। तो कोई भी सिचुएशन है, उस सिचुएशन में एक प्रॉब्लम ज़रूर रहेगा। तो सिचुएशन एनालिसिस क्या करेंगे हम लोग, किसी भी सिचुएशन को एनालाइज हम लोग क्यों करते हैं? क्योंकि वहाँ पे प्रॉब्लम है सर। तो सिचुएशन एनालिसिस में सबसे पहले अपने को ढूंढ के निकालना होगा कि भैया ये प्रॉब्लम है क्या। उसके बाद उस प्रॉब्लम में कौन से लोग हैं, कौन से लोग इन्वॉल्व्ड है, द पीपल, ठीक है।
इसमें यहाँ पे लिखा है पोटेंशियल स्टेक होल्डर्स, मतलब वही द इन्वॉल्व पीपल इन टू दी प्रॉब्लम, समझ में आ रहा है, जिनसे रिलेटेड ये प्रॉब्लम है, द ब्रॉड कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, मतलब पूरा घटना हुआ क्या, फिर फैक्टर्स फैसिलिटेटिंग बिहेवियरल चेंज, समझ में आ रहा है, एंड कौन से वो फैक्टर्स है जो बिहेवियर चेंज को फैसिलिटेट करता है। तो ये चीज़ अपने को अच्छे से जान लेना होगा सिचुएशन एनालिसिस में, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे बहुत सारा चीज़ें हैं रीड करने लायक, तो वो मैं रीड आपको करने ज़रूर बताऊँगा, ठीक है ना। ठीक है, अच्छा ये समझ में आ चुका है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये नीड ऑफ सिचुएशन एनालिसिस है, ये आप लोग रीड करोगे, ठीक है। नीड ऑफ सिचुएशन एनालिसिस, कि सिचुएशन एनालिसिस का क्या दरकार है, सिचुएशन एनालिसिस का क्या दरकार है, ये आप लोग करोगे रीड, ठीक है। यहाँ से करोगे यहाँ तक रीड। अब यहाँ से मैं करवाऊँगा आपको अभी एलिमेंट्स ऑफ सिचुएशन एनालिसिस, ठीक है, यहाँ से मैं करवाऊँगा अभी आपको। सबसे पहला है प्रोडक्ट सिचुएशन, देखो क्या बताया यहाँ पे, इट रिलेट्स विद द प्रोडक्ट बीइंग ऑफर्ड बाय द बिजनेस एट प्रेजेंट, इट मे further be subdivided into the core product and any secondary, ancillary or supporting product या फिर services. While doing so, the need of the customer should be taken into. This is so because nowadays customer is the king. Therefore, everything needs to be tailor-made to the requirement of the customers. ठीक है, इसका मतलब क्या है, प्रोडक्ट सिचुएशन। सबसे पहले हम लोग प्रोडक्ट सिचुएशन को समझेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या समझेंगे, प्रोडक्ट सिचुएशन को। अब एक चीज़ समझ लेना कि किसी भी बिजनेस में हम लोग कोई भी प्रोडक्ट जो कि हम लोग प्रोवाइड करते हैं, अब वो प्रोडक्ट हो या कोई भी पर्टिकुलर मटेरियलिस्टिक थिंग हो या फिर सर्विस भी हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। वो क्या है, ठीक है, वो क्या है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि भैया ये प्रोडक्ट जो है, ये बिज़नेस, हम लोग बिज़नेस में जो प्रोडक्ट हम लोग ऑफ़र कर रहे हैं पब्लिक को, तो ये प्रोडक्ट है क्या चीज़, सबसे पहले वो हम लोग देखेंगे, अच्छे से समझ जाएंगे। फिर देखेंगे भैया क्या ये प्रोडक्ट ये कोर प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट में क्या अटैचमेंट्स है कि नहीं, कोर प्रोडक्ट है या फिर सेकेंडरी प्रोडक्ट्स कौन से अटैच्ड है इस प्रोडक्ट के साथ, वो भी देखेंगे हम लोग, ठीक है ना। ये सब डिवाइडेड होता है ना इस प्रोडक्ट में। देखो कोई भी प्रोडक्ट, इट मे बी फर्दर बी सब डिवाइडेड इनटू अ कोर प्रोडक्ट एंड एनी सेकेंडरी और सपोर्टिंग प्रोडक्ट सर्विसेज, समझ में आ रहा है। इसको हम लोग सब डिवाइड कर देंगे। जो मेन प्रोडक्ट है, देखो कोई भी कार कंपनी है, ठीक है, वो क्या सेल करता है, वो सेल करता है कार, वो सेल करता है कार। अब क्या सिर्फ वो कार सेल करता है, उसके साथ बहुत कुछ अटैच रहता है, बहुत कुछ। अगर जब आप कार खरीदने जाओगे आपको पता लगेगा कि यार जब हम लोग कार खरीदने जाते हैं ना, उसमें बहुत सारे एड ऑन्स रहते हैं, एड ऑन्स हम लोग ऐड कर सकते हैं, मेरे को ये चाहिए, वो चाहिए, ऐसा सीट कवर चाहिए मेरे को, ठीक है, मेरे को एसी वेंट यहाँ पे चाहिए, वहाँ पे चाहिए, ठीक है, इस प्रकार से एड ऑन्स रहता है। अगर वो सर्विस दे रहा हो, मतलब वो कार अगर प्रोवाइड कर रहा हो, तो मतलब वो लोग अगर ये एडिशनल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं तो आपको बहुत सारे एडिशनल मिलेंगे, समझ में आ रहा है। तो ऐसे आपको बहुत कुछ जो है इन एडिशन मिलता है। नॉर्मली वो लोग सेल कर रहे हैं कार, इसमें इंश्योरेंस भी वो लोग सेल करते हैं, ठीक है, बहुत कुछ सेल करते हैं इंक्लूडिंग द कार। लेकिन मेन चीज़ क्या, कोर प्रोडक्ट क्या है, कार है ना, कोर प्रोडक्ट कार है। तो यही हम लोग प्रोडक्ट तो कार है, लेकिन सिर्फ कार है या फिर और भी अटैच्ड प्रोडक्ट्स है इसके साथ, और भी अटैच्ड प्रोडक्ट्स है, तो उसको सब डिवाइड करेंगे हम लोग अच्छे से। सब डिवाइड करने के बाद हम लोग देखेंगे द नीड ऑफ द कस्टमर, कि पकड़ लो ये कार है, ठीक है, पकड़ लो ये कार है। अब इस कार के साथ जो हम लोग एडिशनल प्रोडक्ट्स दे रहे हैं, ये इन नीड ऑफ द कस्टमर है या बकवासी हम लोग कर रहे हैं ये सारा चीज़, ठीक है। अगर हम लोग इन नीड ऑफ द कस्टमर कर रहे हैं, मतलब कस्टमर को ये चाहिए और हम लोग वही डिलीवर कर रहे हैं कस्टमर को, तब तो बहुत बढ़िया बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, हम लोग सिचुएशन एनालिसिस कर रहे हैं। लेकिन अगर कस्टमर को ये सारा चीज़ नहीं चाहिए एंड हम लोग बकवास ही ये सारा चीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, कस्टमर खुश नहीं है, तो कैसे चलेगा बिजनेस अच्छे से नहीं चलेगा। क्योंकि नाउ-ए-डेज अपने को पता है कि कस्टमर इज़ द किंग, तो इसीलिए सिचुएशन एनालिसिस में प्रोडक्ट सिचुएशन जानना बहुत ज़रूरी है कि यार मैं जो प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहा हूँ क्या कस्टमर सेटिस्फाइड है उस प्रोडक्ट से,
है ना, ये वाला चीज़, ठीक है। उसके बाद कम्पिटिटिव सिचुएशन, क्या बताइए ना, कम्पिटिटिव सिचुएशन कि मेरे कंपिटिटर्स कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। देखो, दिस इन्वॉल्व्स एनालाइजिंग ऑफ द कम्पिटिटिव फोर्सेस टू आइडेंटिफाई द क्लोजेस्ट कंपिटिटर्स. It involves finding out core competencies of the competitors as compared to our own organization and the area in which they are, ये तो पूरा wrong English लिखा है उन्होंने, they are having strong hold and the characteristics of the customers segment that are attracted by the competitors. ठीक है ना, सबसे पहले हम लोग प्रोडक्ट देख लेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्रोडक्ट। जब हम लोग प्रोडक्ट देखेंगे ना, मैं देख रहा हूँ कि सर मेरा प्रोडक्ट A1 है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से बिज़नेस करेंगे, क्या इसमें सेटिस्फाइड हो जाएगा बिज़नेस, मतलब बिज़नेस पूरा बवाल चलेगा? नहीं। अब आप अपने कंपटीटर्स को भी एनालिसिस करना होगा कि कंपटीटर्स क्या प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, हम लोग सोचते कि यार मैं अपना कंपटीशन खुद बनूंगा, ठीक है, अच्छी बात है, आप अपने आप से कंपटीशन करोगे, लेकिन कहीं ऐसा ना हो जाए कि आपका जो कंपटीटर है वो आपसे 3-4 गुना ज़्यादा कंपटीटिव फोर्स रखता हो, उसमें बहुत ज़्यादा अच्छा सा चीज़ें हो। अगर आपके पास अगर आइडिया नहीं है, तो अगर आप अपने कंपटीटर्स को एक बार देखोगे ध्यान से, तब भी आपके पास बहुत ज़्यादा आइडिया निकल जाएगा। तो सबसे पहली बात, मैं तो मेरा प्रोडक्ट बहुत अच्छी तरीके से डिलीवर कर पा रहा हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सेकंड बात यह है कि कंपटीटिव सिचुएशन में मेरे कंपटीटर्स क्या प्रोवाइड कर रहे हैं। पकड़ लो, कंपटीटर्स में मेरा कंपटीटर भी कार जो है वो मैन्युफैक्चर करके देता है, ठीक है, महिंद्रा एंड महिंद्रा, और मेरा है टाटा, ठीक है, मेरा कंपनी है टाटा और मेरा कंपटीटर महिंद्रा एंड महिंद्रा, ठीक है। अब सुनो एक चीज़, अगर मेरा कंपटीटर का कार सोल्ड आउट हो रहा है, मेरा भी हो रहा है नो डाउट, लेकिन मेरे को कंपटीशन में आगे रहना है ना, तो मैं देखूंगा कि भैया मेरे कंपटीटर्स क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, वो लोग, ठीक है, क्या प्रोवाइड कर रहे हैं जिससे कस्टमर्स अट्रैक्ट हो रहे हैं, वही चीज़ मैं मेरे कार्स में भी प्रोवाइड करने लग जाऊंगा। जैसे वही चीज़ मैं अब मेरे कार्स में प्रोवाइड करने लग जाऊंगा, तो सर मेरा ही जो कार है वो मार्केट में ज़्यादा बिकेगा, ठीक है। उसके बाद है डिस्ट्रीब्यूशन सिचुएशन। देखो, ये सारा चीज़ मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ये सेम चीज़ हम लोग आगे भी देखने वाले हैं, तो बार बार मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा, मैं थोड़ा शॉर्टकट मेथड अपनाऊँगा एंड आप लोग को समझा दूँगा कि पूरा चैप्टर है क्या। लेकिन हम लोग मैट्रिक्स बहुत अच्छे से करेंगे, मैट्रिक्स में बवाल क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। फिर डिस्ट्रीब्यूशन सिचुएशन, मतलब रिव्यू करेंगे योर डिस्ट्रीब्यूशन एंड लॉजिस्टिक नेटवर्क को, कि मेरा डिस्ट्रीब्यूशन तो सही है ना, लॉजिस्टिक नेटवर्क तो सही है ना। एक बात बताओ, फ्लिपकार्ट एंड अमेज़ॉन में किसका डिस्ट्रीब्यूशन सबसे बवाल है? मेरे को पर्सनली फील होता है अमेज़ॉन का, क्योंकि वो लोग सेम डे डिलीवरी प्लस बताओ ना, सेम डे डिलीवरी प्लस 1 डे डिलीवरी सब प्रोवाइड करते हैं भाई। मेरे को एक बहुत बढ़िया सा जो है ना, मेरे को बहुत बढ़िया सा एक ओवर दी हेड हेडफोन लेना था, ठीक है, मेरे को चाहिए था, मैंने सुबह ऑर्डर दिया, वो आ चुका था दोपहर तक, सेम डे डिलीवरी। कौन दे रहा है बताइए? हाँ जी, अमेज़ॉन। तो इसका कंपटीटर बहुत बवाल है भाई, मेरे कंपटीटर बहुत बवाल है, समझ में आ रहा है? तो इसका लॉजिस्टिक नेटवर्क बहुत बवाल है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बहुत बवाल है। तो सर मैं तो देखूंगा ना, मैं एज ए फ्लिपकार्ट, मैं कौन हूँ? मैं हूँ फ्लिपकार्ट। मैं एज ए फ्लिपकार्ट मैं देखूंगा कि अमेज़ॉन ऐसे करता कैसे है भाई मेरे, समझ में आ रहा है? तो ये डिस्ट्रीब्यूशन सिचुएशन भी आपको एनालिसिस करना होगा। ये वन ऑफ द रीज़न है क्यों मैं फ्लिपकार्ट को स्विच नहीं करता ओवर अमेज़ॉन, मैं अमेज़ॉन को स्विच करता हूँ ओवर फ्लिपकार्ट, समझ में आ रहा है? फॉर सर्टेन रीजन्स, है ना। लेकिन फ़ोन वगैरह जो है वो तो फ्लिपकार्ट में ही मिलता है। अच्छा, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स देखो, हम लोग देखेंगे द एक्सटर्नल एंड इंटरनल इन्वायरमेंट फैक्टर्स विच नीड टू बी टेकन इनटू अकाउंट। दिस इंक्लूड्स इकोनॉमिक और सोशियोलॉजिकल फैक्टर्स दैट इम्पैक्ट द परफॉर्मेंस, ठीक है। तो इकोनॉमिक फैक्टर्स को हम लोग देखेंगे कि यार इकोनॉमिक फैक्टर्स क्या है, उस हिसाब से हम लोग काम करेंगे। सोशल फैक्टर्स देखेंगे, ट्रेंड्स देखेंगे कि यार अब आजकल ट्रेंड में चल क्या रहा है, उस हिसाब से हम लोग बिज़नेस करेंगे ना भाई मेरे। हाँ जी, ये है, ठीक है। सबसे पहले ट्रेंड था, देखो मैं तुमको बताता हूँ, सबसे पहले जो है ना वो ट्रेंड था तुम्हारा ऐसे एयर पीस का,
है ना, वायर्ड एयर पीस का। ये वायर्ड एयर पीस का सबसे पहले ट्रेंड आया, है ना। इसके बाद आया ओवर दी, मतलब ऐसे, ठीक है, ओवर दी हेड हेडफोन का ट्रेंड आया। उसके बाद आया ट्रेंड आपका ये वाला, ईयरबड्स कहते हैं ना इसको, ये वाला, ठीक है। तो ये वाला ट्रेंड आया। उसके बाद आया आपका नेक बैंड, ऐसे गले में डाल के, ठीक है, नेक बैंड आया, समझ में आ रहा है। तो ये सारा चीज़ जो है ये इस प्रकार से डेवलप हुआ। अब एक बात बताओ, अब अगर फॉर एग्जांपल बोट का जो कंपनी है वो फिलिप्स नहीं यार, अच्छा वाला करते हैं, सोनी, ठीक है, बोट, सोनी, स्कल कैंडी, सनहाइज़र, ठीक है, ये सारे अगर इसी वायर्ड हेडफोन में अटक जाते एंड वो लोग डेवलपमेंट के टूवर्ड्स ना चलते तो क्या होता बताइए भाई मेरे। तब तो भैया उनका बिजनेस ठप हो जाता। वो लोग तो इनोवेशन के ऊपर इनोवेशन कर रहे हैं ना, वो लोग देख रहे हैं कि ट्रेंड क्या चल रहा है मार्केट में आजकल कौन से लोग कौन सा हेडफोन प्रेफर कर रहे हैं। और एक चीज़ बताता हूँ, ये एक साइकिल की तरह चलता है, साइकिल, समझ में आ रहा है, ऐसे करके ना साइकिल होता है, एक ऐसे साइकिल होता है। हेडफोन्स के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, ये एक साइकिल होता है। क्यों साइकिल होता है, आप एक बार वायर्ड फ़ोन यूज़ करोगे, उसके बाद ये वाला यूज़ करोगे, फिर ये यूज़ करोगे, फिर ये यूज़ करोगे, फिर आप घूम फिर के इसी के पास आ जाओ। क्योंकि भैया म्यूज़िक क्वालिटी जो वायर्ड फ़ोन देता है वो दुनिया में कोई भी फ़ोन नहीं, मतलब वायर्ड हेडफोन देता है या तो वायर एयरपीस देता है, वो कोई और नहीं देता है ना। तो यही है चीज़। अच्छा, अपॉर्चुनिटी एंड इशू एनालिसिस, ठीक है। अब अपॉर्चुनिटी एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है कि भैया मार्केट में आपके पास अपॉर्चुनिटी क्या है। हाँ जी, कैरिंग अ स्वॉट एनालिसिस, यहाँ से स्वॉट एंड टोस स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। स्वॉट एनालिसिस, वीकनेस, मतलब इसका मतलब क्या है, देखो स्वॉट तो आपको बचपन से पढ़ रहे हो, बचपन का प्यार है स्वॉट एनालिसिस। स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट, ठीक है भाई, मेरी समझ में आ चुका है। स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट जो है ये अपने को अच्छे से एनालिसिस करना होता है। कैरिंग आउट ए स्वॉट एनालिसिस, इससे अपने को पता चल जाएगा कि यार मेरा स्ट्रेंथ क्या है, मेरा वीकनेस क्या है, मेरा अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, मेरे थ्रेट्स क्या है, ठीक है, समझ में आ चुका है ये सारी चीज़। Current opportunities available in the market, the main threat that business is facing and may face in future, the strength that the business can rely on and weakness that may affect the business performances। देखो अपॉर्चुनिटी का अगर मैं आपको और इजी वे में समझाऊँ तो अपॉर्चुनिटी का ऐसा आप लोग समझ सकते हो, फॉर एग्जांपल कोविड के समय मास्क जो है जो बेच रहे थे वो लखपति बन चुके थे, समझ में आ रहा है। मेरे खुद का एक दोस्त है, वो तो अपॉर्चुनिटी ढूंढता रहता है भाई, ही इज़ सच अ बिजनेस माइंड पर्सन, ठीक है। वो क्या करता है कि जब कोविड मतलब अनाउंस हुआ, लॉकडाउन एंड प्रिकॉशंस मैंडेटरी कर दिए गए थे फॉर दी फेस मास्क, ओ हो भाई मेरे, लाखों रुपए कमाया उसने सिर्फ फेस मास्क सेल करके, समझ में आ रहा है। तो अपॉर्चुनिटी ढूंढता रहता है वो। फिर सैनिटाइज़र का आया, फिर वो सैनिटाइज़र को अपॉर्चुनिटी देखा उसको, उसने सैनिटाइज़र सेल किया फॉर द कोविड पीरियड, समझ में आ रहा है। फिर बहुत सारे ऐसे आइटम्स उसने सेल किया फॉर द कोविड पीरियड। और ऐसा नहीं कि सिर्फ कोविड पीरियड में, आफ्टर द कोविड इरा ऑल्सो वो लोग बार बार वो ढूंढता रहता है कि यार अपॉर्चुनिटी क्या है मार्केट में। तो ये है एक अपॉर्चुनिटी जो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है, यही है कि मार्केट में ढूंढना कि अपॉर्चुनिटीज़ क्या है मार्केट में अभी इस मोमेंट पे, ये चीज़, ठीक है। ठीक है, ये ख़त्म हो चुका है सर, मेरे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद बताओ सर, इफेक्टिव ऑफ सिचुएशन एनालिसिस, ये आप रीड करोगे क्या क्या इफेक्टिवनेस है, मतलब इससे क्या अपने को उपकार मिलता है, ठीक है, ये वाला चीज़। अच्छा, स्वॉट एनालिसिस एंड टोस एनालिसिस एक ही चीज़ है। एस का मतलब स्ट्रेंथ, डब्ल्यू का मतलब वीकनेस, ओ का मतलब अपॉर्चुनिटीज़, टी का मतलब थ्रेट्स, सिंपल एज दैट, है ना। अच्छा, स्ट्रेंथ मतलब स्ट्रेंथ में क्या क्या आता है, ये ना, ये देखो यहाँ पे बहुत सारे केस स्टडीज़ हैं, तो केस स्टडीज़ को एक बार गो थ्रू करना है सबको। मैं एक केस स्टडी, 1 से 2 केस स्टडी आपको बता दूंगा, ठीक है। किसी भी बिजनेस का ना स्ट्रेंथ होता है, वीकनेस होता है, अपॉर्चुनिटीज़ होते हैं एंड थ्रेट्स होते हैं। स्ट्रेंथ होता है, वीकनेस होता है, अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट होते हैं। ऐसा कोई भी बिजनेस नहीं है जिसका इसमें से कोई एक चीज़ मिसिंग हो, ठीक है, इसमें से कोई एक चीज़ मिसिंग हो, समझ में आ रहा है। उसके पास डेफिनेटली कुछ ना कुछ रहेगा। इफ़ यू आर इंटेलिजेंट इनफ
कि आप ढूंढ पाओ। हो सकता है मेरा ये कमेंट गलत भी हो, बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट भी बैठे होंगे जो मेरे को प्रूव कर दे कि भैया यहाँ इसमें से शायद कभी कभार वो जो है वो मिस आउट हो जाता है, अपॉर्चुनिटीज़ ही नहीं है मार्केट में, इस प्रकार का सिचुएशन बन सकता है। लेकिन आई डू नॉट बिलीव दैट, आई बिलीव कि यार कोई भी बिजनेस है ना, उसमें ये 4 चीज़ तो रहेगा ही रहेगा, आपको ढूंढने का बात है, ठीक है। एंड ट्रस्ट मी गाइस, ये जो चीज़ हम लोग पढ़ रहे हैं ना, ये सारा चीज़ जो हम लोग पढ़ रहे हैं, जो बड़े बड़े विज्ञानों ने लिख के रखे हैं ये सारा चीज़, ठीक है, सिर्फ एक मोमेंट का देरी होता है कि ये सारे रॉन्ग है ऐसे प्रूव कर दे कोई बंदा, तो भैया पढ़ना बंद हो जाएगा ये सारा चीज़, ठीक है ना। तो ये पॉसिबिलिटी हमेशा रहता है ऑफ द ऑपोजिट दैट वी आर लर्निंग, ठीक है। मेरे हिसाब से स्वॉट एनालिसिस में हर बिजनेस को कुछ ना कुछ डेफिनेटली मिलेगा ही मिलेगा। स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट डेफिनेटली आपको मिलेगा। स्ट्रेंथ एंड वीकनेस तो हमेशा ही रहता है, अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो भी रहते हैं। बस द थिंग इज़ यू हैव टू नो द अपॉर्चुनिटीज़ फॉर यू, व्हाट यू कैन यूज़ एंड व्हाट अपॉर्चुनिटीज़ दैट यू हैव इन द मार्केट, ठीक है। आपके स्ट्रेंथ को यूज़ करना होगा टू ओवरकम योर वीकनेस एंड टेक पार्ट इन दी अपॉर्चुनिटीज़। अच्छा, किसी भी ब्रांड का, ये यहाँ पे अमेज़ॉन के बारे में बात करें, इसका स्ट्रेंथ देखेंगे हम लोग। स्ट्रेंथ क्या है? ब्रांड आइडेंटिटी, एक ब्रांड है अमेज़ॉन, ठीक है ना, एक ब्रांड है। दूसरा पायोनियर एडवांटेजेस। पायोनियर एडवांटेजेस का मतलब होता है पहला एडवांटेज जो इसने उठा लिया। तो अगर हम लोग इंटरनेट की हिस्ट्री को देखें तो ई कॉमर्स बिजनेस में अमेज़ॉन ही था जो आके बम्बार्ड कर दिया सब कुछ, समझ में आया ना। उसके बाद ये सारा आया, मिंत्रा, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील तो क्या ही बताए, पगला गए थे सारे, ठीक है। कोई भी आइटम आप मंगवाओ डुप्लीकेट ही निकलेगा। अच्छा, कोई भी क्वालिटी चेक कुछ नहीं था। अच्छा, एनीवेज, तो पायनियर एडवांटेज का मतलब समझ में आ रहा है, सबसे पहले उन लोगों ने शुरू किया था, इसलिए उसको वो एडवांटेज है कि यार सबसे पहले हम लोगों ने शुरू किया है तो हमारे पास ज़्यादा एडवांटेज है, हम ज़्यादा कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर पाएंगे, ज़्यादा लोग अपने बारे में जानता है, ज़्यादा लोग अपने को ट्रस्ट करते हैं। ट्रस्ट वाला बात तो ऐसा है कि यार ये प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि क्या प्रोडक्ट हम लोग सेल कर रहे हैं, किस क्वालिटी का प्रोडक्ट या सर्विस हम लोग सेल कर रहे हैं, ठीक है। कॉस्ट एडवांटेजेस है, कॉन्टीन्यूअस बिजनेस इम्प्रूवमेंट, ठीक है। मतलब कॉन्टीन्यूअस बिजनेस इम्प्रूवमेंट मतलब कि हाँ जी, बिजनेस को कॉन्टीन्यूसली वो लोग इम्प्रूव कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा सुनो, ये हो गया स्ट्रेंथ। वीकनेस अगर देखें हम लोग तो इसका मार्जिन ज़्यादा नहीं होता, लो प्रॉफिट मार्जिन्स रहता है। एंड सीजनलिटी है। सीजनलिटी क्या है मैं सबको समझाता हूँ। आप एक बार आपका रिकॉर्ड चेक करो आप कि आप लोग अमेज़ॉन से भर के कब ख़रीदते हो। या हम लोग ऐसे करते हैं कि अमेज़ॉन से अपने इंडिया ही पकड़ते हैं, ठीक है। इंडिया के जो सारे पॉपुलेशंस है वो अमेज़ॉन से कब सबसे ज़्यादा खरीदते हैं, चीज़ें ख़रीदा जाता है अमेज़ॉन से, कौन से टाइम ऑफ द ईयर में हम लोग, कौन से सीज़न में हम लोग सबसे ज़्यादा इंडिया के लोग जो है वो ख़रीदते हैं। मैं इंडिया नहीं, पूरा वर्ल्ड भी कह सकता हूँ। वो है पूजा सीज़न में। जैसे अभी नवरात्रि आ चुका है, दिवाली आएगा, ठीक है, फिर क्रिसमस है ना, तो क्रिसमस तो पूरा दुनिया मनाएगा। तो अगर आप लोग देखो जनवरी से लेकर दिसंबर तक लास्ट के जो 3-4 महीने होते हैं, उन 3-4 महीनों में जो कमाई होता है वो ना तो जैन में होता है, जैन में हो भी सकता है लेकिन फेब में, ठीक है, मार्च में, अप्रैल में नहीं होता है भाई मेरे, नहीं होता है। फेब में तब भी वैलेंटाइंस डे मनाने के लिए थोड़ा बहुत हो जाता होगा, कुछ ना कुछ गिफ्ट मंगवा लेते, ठीक है। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई कहाँ जाएगा, पूरा सूखा रहता है। तो इसलिए यहाँ पे बताया गया है सीजनलिटी बिजनेस होता है उनका, सीज़न की तरफ चलता है। सीज़न में कुछ सीज़न में अच्छा चलता है, कुछ सीज़न में अच्छा नहीं चलता है, ठीक है। अपॉर्चुनिटीज़ क्या है? डाइवर्सिफिकेशन ऑफ ई कॉमर्स बिजनेस, डाइवर्सिफाई कर देंगे वो लोग, है ना। क्या करेंगे बताओ ना, डाइवर्सिफाई कर देंगे, अमेज़ॉन को डाइवर्सिफाई कर देंगे ई कॉमर्स बिजनेस। अब डाइवर्सिफाई कैसे किए भैया, अमेज़ॉन में प्राइम ला दिए, है ना, अमेज़ॉन में इसको क्या कहते हैं, हाँ अमेज़ॉन प्राइम वीडियोस ही तो कहा जाता है। तो अमेज़ॉन प्राइम वीडियोस ला दिए, है ना। तो वो लोग क्या कर रहे हैं, हाँ जी, डाइवर्सिफाई कर रहे हैं अपने ई कॉमर्स बिजनेस को। कॉन्टिन्यूस
टू इंक्रीज अवेयरनेस ऑफ इट्स ओन ब्रांडेड प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। वो लोग जब चाहे तब अपने अपने खुद के ब्रांडेड प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज के बारे में वो लोग छपवा सकते हैं। कहाँ पे? अमेज़ॉन ऐप खोलो, अमेज़ॉन बेसिक्स करके निकलेगा एक चीज़, वो उनका खुद का है। अमेज़ॉन बेसिक जो है ना, वो उनका खुद का प्रोडक्ट्स है भाई। मैंने अपने खुद का प्रोडक्ट जो है वो लोग अच्छे से क्या करते हैं बताइए ना, एडवर्टाइज़ करते हैं। वो लोग कर सकते हैं, पब्लिक सब जा रहे हैं अमेज़ॉन पे ख़रीदने, वो लोग अपना प्रोडक्ट एडवर्टाइज़ करेंगे, दूसरों का तो है ही, अपना भी करेंगे। समझ में आ रहा है? उसके बाद देखो, एक्सपांशन ऑफ लोकल बिजनेसेस, प्रोमोशन ऑफ स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन विद एफिलिएटेड इंडस्ट्रीज। तो ये सिंपल चीज़ है। अपॉर्चुनिटीज़ क्या है? प्रोमोशन करेगा ऑफ स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन विद एफिलिएटेड इंडस्ट्रीज। ठीक है, एफिलिएटेड इंडस्ट्रीज मतलब जो उनके साथ अटैच्ड है, उनके साथ बिजनेस करेगा, कॉन्ट्रैक्ट्स करेगा, बिजनेस करेगा, एक साथ बिजनेस करते हैं, इस प्रकार से। थ्रेड्स क्या क्या है? लॉस ऑफ प्रॉफिट, लॉस ऑफ प्रॉफिट ड्यू टू लो प्रॉफिट मार्जिन, लॉस ऑफ प्रॉफिट होता है ना। लेकिन देखो एक चीज़ मैं आपको समझाता हूँ, अमेज़ॉन में ज़्यादातर अगर आप देखोगे कोई भी प्रोडक्ट जो सेल होता है वो अपोलो रिटेलर से सेल होता है ना। अब वो लोग इतने कम दाम में कैसे दे देते हैं? फॉर एग्जांपल मैंने 2 दिन पहले एक अमेज़ॉन, जब ये प्राइम ये जो बिग बिलियन डेज तो फ्लिपकार्ट में रहता है, अमेज़ॉन ग्रेट इंडियन सेल ऐसा कुछ करके है, वो जब शुरू हुआ 1-2 दिन हुआ है, तो मैं हूँ प्राइम मेंबर, तो मेरे को 1 दिन पहले से मेरे को मिल चुका था अपॉर्चुनिटी ख़रीदने के लिए। अब मैंने एक प्रोडक्ट मंगवाया, ठीक है, वो था सनहाइज़र का एक ओवर दी हेड हेडफोन। ठीक है, अब मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो हेडफोन है ये नॉर्मल डेज में आपको मिलता है 9 से 10 हज़ार रुपये के बीच में। ठीक है, और ये जो आता है ना, ये आता है आपका डिस्काउंटेड प्राइस में, ये आता है 9 से 10 हज़ार रुपये में। ठीक है, लेकिन सेल में वो लोग 6 से 7 हज़ार रुपये में दे रहे थे, 6 से 7 हज़ार रुपये में वो लोग दे रहे थे। ठीक है, 6 से 7 हज़ार रुपये में वो लोग दे रहे थे। तो एक प्रोडक्ट जो नॉर्मल थ्रू आउट द ईयर वो लोग 9 to 10K सेल करते हैं, वो लोग 7K में कैसे सेल कर रहे हैं? उनका प्रॉफिट मार्जिन कम कर दिए ना उन लोगों ने, बोले कि भैया मेरे को नहीं चाहिए ज़्यादा प्रॉफिट, मैं कम प्रॉफिट कमाएगा। अपोलो रिटेलर्स ने कहा कि मेरे को कम प्रॉफिट चाहिए लेकिन मेरे को ज़्यादा कस्टमर्स चाहिए। 9-10 हज़ार का अगर हेडफोन होगा तो कितने लोग खरीदेंगे इसको? कम खरीदें, पकड़ लो, अगर 7 हज़ार में 100 लोगों ने ख़रीदा ये हेडफोन, तो 10 हज़ार में कितने लोग खरीदेंगे? शायद 50। तो उसने कहा मेरे को कस्टमर रिटेन करना है, मेरे को कस्टमर चाहिए, तो इसलिए उसने क्या किया, अपना यहाँ पे इसमें प्रॉफिट मार्जिन जो है उसने लो कर दिया, है ना, प्रॉफिट मार्जिन लो कर दिया। और अमेज़ॉन का जो कमीशन है वो भी ऑटोमेटिकली लो ही रहता है ना। समझ में आ रहा है? हाँ जी, समझ में आ रहा है। चलो, पेटेंट इन्फ्रिंजमेंट का डर रहता है, पेटेंट इन्फ्रिंजमेंट। अब ई कॉमर्स बिजनेस है, कोई भी बंदा खोल सकता है ई कॉमर्स बिजनेस, यू जस्ट नीड अ वेबसाइट, है ना। ई कॉमर्स इंडस्ट्री बैरियर्स, ई कॉमर्स इंडस्ट्री बैरियर्स मतलब यहाँ पे बहुत सारे बैरियर्स है ई कॉमर्स में, लेकिन मेरे हिसाब से अमेज़ॉन के पास ज़्यादा कुछ बैरियर्स हैं नहीं, क्योंकि भैया वो सेल मतलब कहाँ पे नहीं है बताओ, एंटरटेनमेंट बिजनेस से लेकर सब जगह पे है अमेज़ॉन, है ना। तो ई कॉमर्स एंड इंडस्ट्री बैरियर्स, थोड़ा बहुत बैरियर्स उसको देखने को मिलता है। साइबर सिक्योरिटी इश्यूज़ मतलब कभी कभार उसका वेबसाइट भी हैक हो सकता है। अगर पकड़ लो गूगल हैक हो सकता है, अगर गूगल हैक हो सकता है तो अमेज़ॉन भी हैक हो जाता है। अभी मेरे को सुनने को नहीं मिलता है, क्योंकि वो जो हैकर है वो तो प्राउडली नहीं बताएगा ना कि मैंने अमेज़ॉन को हैक करके 10 हज़ार रुपये का प्रोडक्ट मंगवा लिया मेरे घर पे। तो ये चांसेस रहता है, साइबर सिक्योरिटी इश्यूज़ रहता है। ठीक है, ये सारे थे हम लोग, इस प्रकार से एक्चुअली होता है स्वॉट एनालिसिस। ये समझ में आ चुका है? हाँ जी, अब इसको आपको रीड करना है पूरा पूरा। ठीक है, सेम चीज़ है। ब्रांड आइडेंटिटी मतलब उसका ब्रांड है भाई मेरे, ब्रांड है। पायनियर एडवांटेजेस मतलब वही लीडर आप सबसे पहले शुरू किए थे। कॉस्ट स्ट्रक्चर मतलब ऑपरेट्स ऑन थिन प्रॉफिट्स एंड स्टिल प्रॉफिटेबल इन ट्रेडिंग। ठीक है, कि वो थिन प्रॉफिट्स में ऑफर करता है प्रोडक्ट, उसके कॉस्ट स्ट्रक्चर बहुत लो रहता है ना, यह है स्ट्रेंथ। बिजनेस डेवलपमेंट,
तो अमेज़ॉन कॉन्टीन्यूसली इम्प्रूव्स इट्स सर्विसेज, ये तो पता है। पहले था 1 डे डिलीवरी, पहले था 3 डे डिलीवरी, 2 डे डिलीवरी, फिर 1 डे डिलीवरी, फिर आजकल सेम डे डिलीवरी। भगवान, फिर देखोगे आपके दरवाजे के बाहर ही दुकान लगा देगा अमेज़ॉन, बोलेगा अभी ऑर्डर करो 5 मिनट में। इसके तरह क्या कहते हैं इसको, ब्लिंकिट की तरह, 10 मिनट्स, विद इन 10 मिनट्स इट विल बी इन योर होम। ठीक है, डिलीवरी इन 10 मिनट्स, इस प्रकार से हो जाएगा। क्या सर पॉसिबल है? हाँ भाई पॉसिबल है, क्या बात कर रहा है भाई मेरे, पॉसिबल है, बता रहा हूँ मैं। 5 साल वेट कर, पॉसिबल होगा। वीकनेस, लो प्रॉफिट मार्जिन, सीजनेबिलिटी मैंने आपको बता दिया है। 4th क्वार्टर में उसका ज़्यादा सेल होता है। अब 4th क्वार्टर कब रहता है साल का? यही तो महीना 4th क्वार्टर में चल रहा है, समझ में आ रहा है? अच्छा, पूजा, क्रिसमस, ये सारे अपॉर्चुनिटीज़ तो आपको पता ही है। ठीक है, फिर थ्रेट्स, इस प्रकार से कोका कोला, ठीक है, स्कोडा, इन सारा ना स्वॉट एनालिसिस को एक बार पढ़ लेना है। इससे मतलब पूछेंगे नहीं आपको, बताओ स्कोडा का स्वॉट एनालिसिस क्या था, नहीं बाबा, ऐसा नहीं पूछेंगे। आपको सिर्फ समझा रहे हैं कि स्वॉट एनालिसिस होता कैसे है, समझ में आ रहा है? तो ये सारे भैया मैं नहीं करवाने वाला, ये रीड करना होगा आपको। ठीक है, पूरा रीड करोगे आप। अच्छा, नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे टोज एनालिसिस, TOWS, टोज। अब बहुत सारे बच्चे बताएंगे सर सुनिए ना, एक आपको ना जोक बताते हैं सर, सुनिए सर, आपको एक जोक बताते हैं सर। ऊपर में जो हम लोगों ने स्वॉट पढ़ा है ना, उसी को सर वो लोग TOWS उल्टा लिख के सर आपको पगला बना रहे हैं सर। सुनो भाई मेरे, तुमको एक चीज़ समझाता हूँ मैं, बहुत बढ़िया ध्यान दिया आप लोगों ने इस चीज़ को। स्वॉट एंड टोज जो है ना, वो सिनोनियम्स नहीं है एक दूसरे का। ठीक है, स्वॉट एनालिसिस फोकस करता है कंपनी के इंटरनल इन्वायरमेंट से, एंड टोज एनालिसिस बेसिकली आपके एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को भी एनालिसिस करता है। ठीक है, देखो यहाँ पे एक लाइन होगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। अच्छा ये देखो, दो टोस वॉज क्रिएटेड थ्रू रीअरेंजमेंट ऑफ द लेटर स्वॉट एनालिसिस, येट it may not be considered as just reversal of sequence of the TOWS SWOT analysis. This is so because while in SWOT analysis one starts with evaluation of internal strength and weakness and seeks to manner of their best application taken into account of external business environment, at the same hand TOWS analysis scans opportunities and threats existing in external environment of an organization and then generates, compares and selects strategies based on internal strength and weakness to utilize such opportunities and reduce threat. ठीक है, मोटा मोटा अगर मैं आपको समझा दूँ, देखो SWOT एनालिसिस 1 starts with evaluation of internal strength, ठीक है, and weakness and seeks the manner of their best application taken into account the external business environment. मतलब सुनो, स्वॉट एनालिसिस में हम लोग इंटरनल स्ट्रेंथ एंड वीकनेस हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग इंटरनल स्ट्रेंथ एंड वीकनेस देखते हैं, मेरा स्ट्रेंथ क्या है, मेरा वीकनेस क्या है। उसके बाद हम लोग प्लान आउट करते हैं अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट देखने के बाद हम लोग प्लान आउट करते हैं कि अच्छा ये चीज़ करना होगा, कि मार्केट में अपॉर्चुनिटीज़ क्या है। फिर हम लोग एक्सटर्नली देखते हैं, ठीक है, स्वॉट में। लेकिन टोस में ऐसा नहीं है। टोस में हम लोग क्या देखते हैं, सबसे पहले देखते एग्जिस्टिंग एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को, ठीक है, कंपेयर करते हैं, स्कैन्स अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट, सबसे पहले अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट, ठीक है। तो इंटरनल स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस टू यूटिलाइज सच अपॉर्चुनिटीज़ एंड रिड्यूस थ्रेट। तो ये समझ में आ चुका है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा बहुत मैं रीड करने के लिए बोलूँगा, आप लोग बुरा नहीं मानोगे, राइट? थोड़ा बहुत हम लोग रीड करेंगे, ज़्यादा नहीं। देखो ना, यहाँ से लेकर ना यहाँ तक तुम रीड करो, ऐसे रीड करो। ये वाला कोई सेंस नहीं देगा आपको, क्योंकि नीचे वाला आपको समझाना होगा, उसके बाद इट विल मेक सेंस। आप लोग फिर भी यहाँ तक एक बार रीड करना है। तो बाकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग ना ये कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आराम से करेंगे। फिर मैट्रिक्स देखेंगे भैया मेरे, यहाँ से मैट्रिक्स शुरू हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते भाई मेरे। थैंक यू सो मच एवरीवन, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना एंड टेक केयर एवरीवन, हैप्पी लर्निंग गाइस, बाय बाय।